हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडीज़ वाला पॉइंट पर। आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पिछली वीडियो में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। आप इस चैप्टर के सारे पार्ट्स को ज़रूर देखें ताकि ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब हम जानेंगे इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर उसकी सिचुएशन कैसी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही पुअर, मतलब कि ख़राब थी। के कुछ मेन रीज़न इस तरीके से थे। सबसे पहला रीज़न था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिस्टमेटिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया था। इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था, पहला उनका मोटिव था कि हमारे इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेके अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करें। उनका दूसरा पर्पस ये था कि जो वो फिनिश्ड गुड अपनी इंडस्ट्रीज़, अपनी फैक्ट्रीज़ में बनाते थे, उस फिनिश्ड गुड को इंडियन मार्केट में हायर रेट्स पे बेचा करते थे। उनकी टू फोल्ड स्ट्रेटजी ये थी कि ज़्यादा एडवांटेज वो अपनी कंट्री को दे सकें। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के डिक्लाइन के कारण बुरे इफ़ेक्ट्स इस तरीके से पड़े थे। पहला इफ़ेक्ट था हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडियन पॉपुलेशन में लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बढ़ चुकी थी, क्योंकि हमारे जो भी हैंडीक्राफ्ट मेकर्स थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के ख़त्म हो जाने के बाद अनएम्प्लॉयड हो गए थे। से ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लग गए थे, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे बर्डन बहुत ही बढ़ गया था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के ख़त्म हो जाने के बाद अब हम गुड्स का इंपोर्ट करते थे, मतलब कि अब हम गुड्स दूसरे देशों से मंगवाते थे। अब जो गुड्स हम इंपोर्ट करवाते थे उनके रेट बहुत ही चीप होते थे, जिससे कि वो बहुत ही सस्ते बिकते थे और ज़्यादा कंज्यूमर उन गुड्स को ख़रीदते थे। इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इनकम थी वो भी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि हम जो गुड्स थे वो ब्रिटेन से मंगवाते थे। थर्ड मेन रीज़न ये रहा कि हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड की इंडस्ट्री बहुत ही कम थी। कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर मशीन से रिलेटेड पार्ट्स और गुड्स बनाए जाते हैं, जिससे कि फ़र्दर प्रोडक्शन हो सके। तो इंडिया में हार्डली एक दो इंडस्ट्रीज़ ही थी जो कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करती थी। ब्रिटिश रूलर्स ने कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो चाहते थे कि जो इंडिया है वो ब्रिटेन पे ही डिपेंडेंट रहे सप्लाई के लिए ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स। फोर्थ रीज़न ये रहा कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट भी बहुत ही कम थी और उसका बहुत ही लो कंट्रीब्यूशन रहा हमारी जीडीपी में। जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका पार्ट भी जीडीपी में बहुत ही छोटा सा था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ पे बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ा। फिफ्थ मेन रीज़न ये रहा जो हमारी पब्लिक सेक्टर थी उसका रोल भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ही कम था। पब्लिक सेक्टर कुछ लिमिटेड वर्क ही किया करते थे, जैसे कि रेलवेज़, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट और कुछ अदर डिपार्टमेंटल काम। यही पब्लिक सेक्टर इन कामों को ही देखा करते थे। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ में ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक रहा। इस चैप्टर का पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे इस चैप्टर के पार्ट 3 में। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आई होप ये वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।